हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश में छात्रावास अधीक्षक, पंचायत सचिव और ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और साथ में MPPSC और ना जाने कितनी सारी भर्तियां आने वाली है, जो MPPSC भी जिसको जारी करेगा और साथ में ESB भी इनका कैलेंडर जारी कर चुका है। इन भर्तियों के नोटिफिकेशन आना शुरू हो चुके हैं। इसमें देखिए वन रक्षक, जेल प्रहरी और बहुत सारी भर्तियां हैं जिसमें MPGK आपका काम में आने वाला है। तो MPGK आपको हमारे साथ जुड़कर पढ़ना है, जिसकी हमने सीरीज चला रखी है, जिसमें हमने राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, उसके बाद पर्यटन और नदियाँ इतने आदि पढ़ा दिए हैं, जिसकी सीरीज आपने देख ली होगी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश की जलवायु। तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है और मध्य प्रदेश में कौन से आधुनिक ऐसी वेधशालाएं बनाई गई हैं जो जलवायु की गणना करने में सहायक हैं, और साथ में जलवायु की गणना करने वाले वैज्ञानिकों के बारे में भी जानेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा, वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश के किस जिले में अत्याधुनिक वेधशालाएं स्थापित की गई? तो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अत्यधिक आधुनिक वेधशालाएं स्थापित की गई? सी इसका राइट आंसर रहेगा उज्जैन। उज्जैन में अत्यधिक विकसित वेधशालाएं स्थापित की गई। मध्य प्रदेश का उज्जैन काल गणनाओं की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा, इसीलिए 1733 में जयपुर के, देखिए एक क्वेश्चन पिछली बार भी MPPSC में आया था कि जो जंतर मंतर है मध्य प्रदेश में, उसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो जयपुर के महाराजा सिवाई जयसिंह ने इसकी स्थापना करवाई थी। साथ में एक क्वेश्चन इससे पहले भी आप देखेंगे पटवारी में आ चुका है कि जो जंतर मंतर है वो कितनी जगह पर, इंडिया में कितनी जगह पर बना हुआ है? तो जो जंतर मंतर वेधशाला है, जो प्रयोगशाला है जिसको वेधशाला बोला जाता है, वो इंडिया में यानी भारत में 5 जगह स्थापित है। एक दिल्ली, एक जयपुर, एक उज्जैन, 3 हो गया, और शायद एक काशी और एक का नाम याद नहीं आ रहा। इस प्रकार से 5 जगह पर स्थापित की गई है, जिसका काम है ऋतु और मौसम संबंधित जानकारी देना। अब यहाँ पर जो आधुनिक वेधशाला बनाई गई उसका निर्माण किसने करवाया? तो आधुनिक वेधशाला जो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने उज्जैन के समीप महिदपुर में इसकी स्थापना करवाई, और ये तहसील का नाम दिया हुआ है, ये आपको बिल्कुल पूरा याद होना चाहिए। इसका नाम प्रसिद्ध खगोल शास्त्री विहार महिर के नाम पर रखा गया। तो सबसे पहले जो उज्जैन में वेधशाला थी उसका निर्माण 1733 में जो जय सिंह राजा थे उन्होंने करवाया, और उसके बाद फिर शिवराज सिंह चौहान ने करवाया है। अगला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न हम लास्ट में देखेंगे, बहुत बड़ा प्रश्न है और आपको समझा के बताना पड़ेगा। तो ये देख लेते हैं। तीसरा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है? वैसे तो मध्य प्रदेश में बंगाल की खाड़ी और अरब महासागर दोनों से ही वर्षा होती है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो ए इसका राइट आंसर रहेगा, बंगाल की खाड़ी से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। यही शाखा भारत में सर्वाधिक वर्षा करवाती है। इस शाखा के बाद प्रदेश में अरब महासागर द्वारा वर्षा होती है, यानी सबसे पहले बंगाल की खाड़ी से जो जितना भी मानसून आता है, आप ये समझ लीजिए 70% 80% जो मानसून आता है मध्य प्रदेश में वो बंगाल की खाड़ी से आता है, और उसके बाद जो मानसून आता है वो अरब सागर से आता है। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आता है जो पिछली बार इससे नेक्स्ट ईयर में MPPSC ने पूछा था कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा आपकी किस जिले में होती है? बालाघाट में होती है। और जबकि मध्य प्रदेश में किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो स्थान अगर पूछा जाए, ये बात याद रखिएगा, स्थान अगर पूछा जाए तो आपको पचमढ़ी बताना है, और अगर जिला पूछा जाए तो वो बालाघाट बताना है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो कम होती है, यानी जो सबसे कम वर्षा होती है, वो कौन सा जिला है? वो भिंड जिला है। अब अगर सबसे कम वर्षा वाला स्थान पूछा जाए तो गोहाद का
भिंड का जो गोहाद है या फिर शायद मुरैना का हाँ भिंड का ही गोहाद है वो स्थान है, वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा मध्य प्रदेश में जल विभाजक रेखा कहलाती है? तो मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी रेखा है जो जल विभाजक रेखा कहलाती है? ये कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए? तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। 75 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा को सम वर्षा रेखा या जल विभाजक रेखा कहा जाता है। बहुत सारी किताबों में इसको हमने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि अगर 60 आ जाए, अगर 60 75 ये आ जाए तो आपको 60 टिक करना है, क्योंकि बहुत सारी बुकों में 60 दिया हुआ है। 60 सेंटीमीटर की जो रेखा है वो जल विभाजक रेखा कहलाती है, और जबकि अगर 60 ना दिया हो 75 दिया है तो फिर आपको 75 टिक करना होगा। मध्य प्रदेश में औसतन वर्षा कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पूर्वी से पश्चिमी मध्य प्रदेश में मध्य में स्थित 75 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा को जल विभाजक रेखा कहा जाता है, जो प्रदेश के सीधी, जबलपुर और सिवनी से गुजरती है। अब एक क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है, प्रदेश की जल विभाजक रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? तो सीधी, जबलपुर और सिवनी से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है? मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है? तो ये बहुत सारी परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है और ये पूछा भी गया है, इस पर लिखा नहीं है। ये MPPSC द्वारा पूछा गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया है। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी रहेगी? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन उत्तरदायी है? तो मध्य प्रदेश की जो आप जलवायु कहेंगे, कैसी जलवायु है? उष्ण। उष्ण माने गर्म और कटिबंधीय माने तटों से आने वाली। तो इसको कौन सी रेखा ऐसा यानी गर्म जलवायु बनाती है? यानी हमारे जो मध्य प्रदेश की जलवायु है कैसी है? जलवायु गर्म है। तो इसको ऐसी कौन सी रेखा है जो इसको गर्म बनाती है? तो मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी रेखा है? वो कर्क रेखा। इसका ए राइट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा उत्तरदायी है। तो यहाँ पर जो कर्क रेखा है वो उत्तरदायी है, जबकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा रेखा इसे मानसूनी स्वरूप प्राप्त करती है। जब देखिए मध्य प्रदेश में जो जलवायु है कैसी है? उष्णकटिबंधीय। उष्ण का मतलब होता है गर्म। ये कर्क रेखा के कारण गर्म हमारा वातावरण रहता है, यानी गर्म जलवायु रहती है। अब जबकि दक्षिण से जो मानसून आता है, जो दक्षिण दिशा से मानसून आता है वो इसको कैसा स्वरूप प्रदान करता है? इसको ठंडा स्वरूप प्रदान करता है। तो ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में केवल गर्मी पड़ती है, गर्मी के अलावा सर्दी और मानसूनी यानी वर्षा भी होती है, वो दक्षिणी मानसून के कारण होती है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? 3। देखिए कौन कौन सी हैं? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। अब मध्य प्रदेश में इन ग्रीष्म ऋतु को क्या बोला जाता है? गर्मी ऋतु बोला जाता है। वर्षा ऋतु को क्या बोला जाता है? बरसात बोला जाता है। और शीत ऋतु को क्या बोला जाता है? स्याला बोला जाता है। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? अब देखिए मध्य प्रदेश की ऋतुओं को कितने भागों में बांटा गया है? 3। लेकिन जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 4। अब कौन कौन सा? अब मध्य प्रदेश को कौन से 4 भागों में बांटा गया है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, पटवारी और आपके जो जेल रक्षक, क्षेत्र रक्षक, इस प्रकार के पेपरों में आप देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश एक मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है जिसको 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर का मैदान,
विंध्याचल की पहाड़ियाँ, नर्मदा की घाटी और मालवा का पठार। ऐसे तो मध्य प्रदेश को 7 भागों में बांटा गया है, लेकिन जलवायु के आधार पर देखिए ऐसे पूछा जाए जैसे कि मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया, तो आपको कहीं भी टिक करना है तो 7 भागों में बांटा गया है। एक क्या है, नर्मदा घाटी, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार, और एक है शायद नर्मदा की ऐसे कुछ करके है, 7 है, वो हम आपको इसी में बता देंगे। लेकिन अगर जलवायु के आधार पर बोला जाए तो केवल 4 भागों में बांटा गया है। किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी और तथा सर्दियों में अत्यधिक ठंड पड़ती है? तो कौन सा ऐसा हमारा मध्य प्रदेश का हिस्सा है जिसमें गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक ठंड लगती है? तो मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी, इसका सी राइट आंसर रहेगा। तो नर्मदा घाटी क्षेत्र जो है कर्क रेखा से गुजरने के कारण ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। यह घाटी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य पड़ती है। तो देखिए सबसे पहले नर्मदा घाटी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि नर्मदा की घाटी कहाँ पर पड़ती है। तो नर्मदा की घाटी के एक ओर, यानी नर्मदा खुद तो वैसे विंध्याचल पर्वत से ही निकल कर आती है। तो नर्मदा की जो नर्मदा नदी घाटी है, इसके एक तरफ क्या है, विंध्याचल पर्वत है और दूसरी तरफ क्या है, सतपुड़ा पर्वत है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के जो मध्य प्रदेश के 4 भाग किए हैं जलवायु के आधार पर, उसमें से किस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है? तो मालवा के पठार की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है। देखिए मालवा का जितना भी हिस्सा है, गर्मियों में वहाँ पर कम गर्मी पड़ती है और सर्दियों में वहाँ पर अधिक सर्दी नहीं पड़ती। तो जबकि देखिए जो आपका नर्मदा घाटी का है, उसमें देखिए सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है और गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है, जो आपकी नर्मदा घाटी है। जबकि जो मालवा का पठार है, उसमें गर्मी भी कम पड़ती है और सर्दी भी कम पड़ती है। सर्दियों में सर्दी कम रहेगी, गर्मियों में गर्मी कम रहेगी। तो यहाँ पर देखिए आपको इसी प्रकार से ये क्वेश्चन बन के आएंगे जैसा कि हमने आपको बताया है। मध्य प्रदेश में ऋतुओं को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, ये आप देखेंगे उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर रहेगा डी। यानी चौमासा बोला जाता है वर्षा ऋतु को, स्याला बोला जाता है शीत ऋतु को और युगनाला बोला जाता है ग्रीष्म ऋतु को। ये मध्य प्रदेश की बात बता रहे हैं हम, पूरे इंडिया में ऐसा नहीं बोला जाता है। अलग अलग ऋतुओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये हमारी दूसरी किताब के प्रश्न शुरू हो चुके हैं, एक किताब के प्रश्न खत्म हो चुके हैं, ये दूसरी किताब के हम पढ़ा रहे हैं आपको। यहाँ से आप किताब में भी अंतर देख सकेंगे। सूर्य का उत्तरा नारायण होने से प्रदेश में क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए सूर्य के उत्तरा नारायण और दक्षिणा नारायण होने से जो मध्य प्रदेश है उसमें काफ़ी गर्मी और काफ़ी सर्दी का असर पड़ता है। अब देखिए इसमें सूर्य के उत्तरा नारायण होने से प्रदेश में क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान में वृद्धि हो जाती है। जब सूर्य उत्तर दिशा से उगना शुरू कर देता है, यानी कि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाता है तो तापमान बढ़ने लगता है और प्रदेश में कौन सी ऋतु आ जाती है? ग्रीष्म ऋतु। और जब जो सूर्य है दक्षिणा नारायण हो जाता है, यानी दक्षिण दिशा से उगना शुरू कर देता है, दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, तो प्रदेश में क्या होता है? शीत ऋतु यानी स्याला, यानी कि सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इससे उत्तरी मध्य प्रदेश के तापमान में शीघ्रता से बढ़ता है। मुख्यतः ग्वालियर, मुरैना, दतिया के तापमान अधिक हो जाता है, परंतु दक्षिण मध्य प्रदेश में उपेक्षाकृत गर्मी पड़ती है। देखिए जो भले ही जो सूर्य है वो उत्तरा नारायण हो, ऐसा क्वेश्चन आएगा। सूर्य जब उत्तरा नारायण होता है तो प्रदेश के किस भाग में गर्मी पड़ती है? तो जब सूर्य उत्तरा नारायण होता है तो दक्षिण भाग में इतनी ठंड नहीं पड़ती, वहाँ पर नॉर्मल ठंड रहती है, ऐसा आपको बताना है।
सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है? तो सूर्य की रेखा जब मध्य प्रदेश में लंबवत माने बिल्कुल सीधी। अब एक प्रश्न आता है, जो मध्य प्रदेश की कर्क रेखा है, कर्क रेखा के नीचे कौन सा ऐसा मंदिर पड़ता है, या फिर कर्क रेखा किस मंदिर के ऊपर से गुजरती है? तो आपको बताना होगा महाकाल मंदिर और मंगलनाथ। मंगलनाथ मंदिर में आप चले जाइए, वहाँ पर कर्क रेखा बिल्कुल जो उसका शिखर है उस शिखर के ऊपर से गुजरती है। ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म, बिल्कुल गर्म रहेगा, और शीत ऋतु में अधिक ठंडा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, सूर्य की किरणें किस समय लंबवत पड़ती हैं? तो अप्रैल मई में जो है कर्क रेखा पर सूर्य की रेखा लंबवत पड़ती है। तो हमने आपको बताया कि ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी मंगलनाथ मंदिर और जो महाकाल मंदिर है वहाँ पर क्यों पड़ती है, क्योंकि वो बिल्कुल कर्क रेखा के नीचे आते हैं वो मंदिर। अतः उत्तरी मध्य प्रदेश और कर्क रेखा के क्षेत्र में तापमान में अधिक वृद्धि हो जाती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से होकर गुजरती है। एक क्वेश्चन ये भी आता है, आप देखेंगे कि कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश में से कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है। और जिले भी पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन से जिले हैं। मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान वाला स्थल कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान वाला स्थल कौन सा है? गंजबसौदा। देखिए, जो अभी चल रहा है, इस वक्त चल रहा है, अगर पूछा जाए तो आपको जो भिंड है, भिंड का गोहाद क्षेत्र बताना है, वो सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है। फिर इससे पहले कुछ 85-86 में क्या हुआ था, जब रिकॉर्ड किया गया था तो खजुराहो को सबसे गर्म प्रदेश घोषित किया गया था, गर्म जिला घोषित किया गया। और 95 से अभी तक मध्य प्रदेश का गंजबसौदा जो विदिशा जिले में आता है उसको सबसे गर्म जगह घोषित किया गया। देखिए क्या होता है, जैसे गर्मी पड़ रही है, अब हर जिले का तापमान नोट किया जाता है। अब जहाँ पर उस जगह पर गर्मी अधिक पड़ी तो फिर उसको किताबों में घोषित कर दिया जाता है कि यहाँ पर अधिक गर्मी पड़ी। अब 2-4 सालों में सीजन बदलता है, तो कहीं देखिए, कहीं खजुराहो में देखिए, कहीं भिंड में देखिए, और कहीं गंजबसौदा में, कहीं दूसरी जगह पर। इस प्रकार से टेम्परेचर बदलता रहता है। तो ये इसका ऑप्शन अभी फ़िलहाल के हिसाब से आपको 95 के हिसाब से बता रहे हैं कि ये रहेगा। लेकिन ऑप्शन में अगर भिंड, खजुराहो और बसौदा दे दें, गंजबसौदा को बसौदा भी बुलाते हैं, तो गंजबसौदा दे दें तो आपको 95 के, क्योंकि अभी नया रिकॉर्ड नहीं आया है तो नए रिकॉर्ड के हिसाब से आपको गंजबसौदा बताना है। किस माह के समूहों को प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु भी कहा जाता है? एक ग्रीष्म ऋतु के बारे में तो आप जानते ही होंगे, अप्रैल से लेकर जून तक होती है, यानी मार्च मिड, यानी 15 मार्च से लेकर 15 जून तक ग्रीष्म ऋतु रहती है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक द्वितीय ग्रीष्म ऋतु भी आती है, जो कौन से महीने में पड़ती है? सितंबर अक्टूबर में। जबकि एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, ऐसा कौन सा माह होता है जिसमें इतनी अधिक गर्मी पड़ती है जो झुलसाने वाली होती है? आप देखेंगे जो गर्मियों में गर्मी पड़ती है उसमें भी इतनी अधिक गर्मी नहीं रहती जिससे स्किन झुलस जाए, जबकि जो सितंबर अक्टूबर में गर्मी पड़ती है ना, उससे वो कुछ ज़्यादा ही पड़ती है, गर्मियों से भी ज़्यादा पड़ती है, और उसमें स्किन क्या होती है, झुलस जाती है। और सितंबर अक्टूबर को मध्य प्रदेश का द्वितीय ग्रीष्म ऋतु भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान किस स्थान पर नोट किया गया? तो मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान किस स्थान को नोट किया गया? शिवपुरी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में कम तापमान मापा गया। हाल ही के ग्वालियर, दतिया में भी तापमान अन्य जिलों की उपेक्षा कम रहता है। शीत ऋतु में मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग का तापमान 7 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो देखिए, स्थान पूछा है तो स्थान में आपको क्या बताना है? पचमढ़ी। अब पचमढ़ी में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? 199 सेंटीमीटर से लगाकर 200 से ऊपर निकल जाती है। तो जो फिर अगर पहाड़ी पूछा जाए तो महादेव पहाड़ी भी बोल सकते हैं।
तो अगर पहाड़ी पूछा जाए तो आपको पहाड़ी क्या बताना है, महादेव। होशंगाबाद पूरे होशंगाबाद में वर्षा नहीं होती है इतनी ज़्यादा, सिर्फ केवल महादेव पहाड़ी पर होती है और पचमढ़ी स्थान पर होती है। मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। निम्न वर्षा वाला क्षेत्र, औसत वर्षा वाला क्षेत्र, औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र और अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। जो पचमढ़ी है तो वो क्या है, औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। अगर जिले की बात करें तो जिला क्या है, बालाघाट औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है। तो बालाघाट में मुख्यतः कौन सी फसल बोई जाती है, चावल की। तो अब अगर होशंगाबाद देखा जाए तो औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आएगा। निम्नलिखित जिला समूह में कौन सा जिला समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अब हमको देखिए उच्च वर्षा वाले जिले बताना है और निम्न वर्षा वाले। तो निम्न वर्षा वाले जिले कौन से हैं जहाँ पर बिल्कुल कम वर्षा होती है? भिंड, मुरैना और ग्वालियर। मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, नीमच, मंदसौर, रतलाम और शिवपुर आदि जिलों में निम्न वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि रीवा, सतना, सीधी औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र में आते हैं। तो क्या है इसमें देखिए, जैसे कि हमने जिलों को चार स्थान में बांटा है। निम्न वर्षा वाले क्षेत्र, तो जो आपका भिंड, मुरैना, ग्वालियर है ये क्या है, निम्न वर्षा, यानी जहाँ पर बिल्कुल कम 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा। फिर 60 से क्या होता है, ऊपर वाली 90 वाली लाइन में कौन से जिले आते हैं, रीवा, सतना, सीधी, यानी कम वर्षा वाले। 90 तक कोई ज़्यादा वर्षा नहीं होती। फिर आते हैं औसतन वर्षा वाले। औसतन मतलब जो आपकी औसत वर्षा होती है, बहुत अधिक से औसत वर्षा जो नॉर्मल वर्षा होती है, उसमें कौन से ज़िले आएंगे आपके, जैसे हो गया भोपाल और होशंगाबाद, आपका रायसेन, मालवा के क्षेत्र कुछ, और फिर औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा आदि जिले औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आते हैं। तो 4 भागों के चारों जिलों के हमने आपको बता दिए। मध्य प्रदेश में वर्षा के औसत के संबंध में सही कथन को चुनिए। तो क्या है इसका राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र निम्न वर्षा वाला क्षेत्र कहलाता है। ये हमने आपको पहले बता दिया कि कहीं कहीं ये आंकड़ा 60 भी है और कहीं 75 भी, यानी 75 और 60 से कम वाला क्या कहलाएगा, निम्न वर्षा वाला। अब 75 से, यानी 60 से 75 दोनों गिन लीजिए आप। 75 से 100 सेंटीमीटर वाला क्या कहलाएगा, औसत वर्षा वाला, औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र कहलाएगा। फिर 125 से 50 वाला अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहलाएगा। फिर 150 से लेकर 200 तक जो चला जाए वो औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहलाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये काउंट करना है। ये नीचे यही दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो आज की हमारी सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसको डीप वाले को भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनकर आता है। डीप में जो है आजकल क्या करता है, विभाग हो या ईएसबी हो, क्वेश्चन के अंदर का मटेरियल निकाल कर ही क्वेश्चन बना देता है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए और इसी प्रकार की सीरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।